प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आगे हम व्याकरण का कार्य करेंगे बेटे। 2 पाठ हम व्याकरण के कर चुके हैं, कारक और सर्वनाम। विकारी हैं ये विषय, और अब हम करने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण भी क्या है? विकारी। विशेषण के अंतर्गत हम क्या क्या करेंगे? इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण, विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण का अर्थ क्या है इसका? कि किसी शब्द की विशेषता व्यक्त करे, जो किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है, उसकी खूबी दर्शाए, उसके बारे में कुछ कहे। और इसकी परिभाषा क्या कहती है? किसकी विशेषता व्यक्त करता है विशेषण शब्द? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनके माध्यम से जानेंगे। रमा एकदम मूर्ख है। यहाँ पर रमा संज्ञा शब्द है, नाम है किसी का, तो ये संज्ञा शब्द है। और रमा के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो मूर्ख है। तो मूर्ख शब्द क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो विशेषण है, मूर्ख विशेषण है। और यहाँ पर रमा संज्ञा शब्द भी है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य भी कहते हैं। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिसकी खूबी बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो रमा संज्ञा शब्द भी है और विशेष्य भी है। सुष्मिता बड़ी भोली भाली है। यहाँ पर सुष्मिता वही संज्ञा शब्द है, और उसके बारे में क्या बताया गया है? कि वो भोली भाली है, बहुत ही मासूम सी है, भोली भाली है वो। तो यहाँ पर ये जो है ये विशेषण का कार्य कर रहा है सुष्मिता के लिए। और सुष्मिता क्या है? संज्ञा शब्द है और विशेष्य भी है ये। बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। यहाँ पर है ये सारी बातें, खूबियाँ किसकी बताई जा रही हैं? रास्ते के बारे में, कि रास्ता सुनसान है और जाने में, आने जाने में डर लगता है वहाँ से। तो रास्ता क्या है? विशेष्य है, ये संज्ञा शब्द है, और क्या है ये? विशेष्य भी है। और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है रास्ते के बारे में? कि सुनसान है वो। ठीक है, यहाँ तक रखो इसको, सुनसान है। अब हम प्रविशेषण के बारे में जानेंगे, जो तीसरा है प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी मतलब आगे पिताजी के भी पिताजी तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर है जैसे मूर्ख क्या है? मूर्ख शब्द विशेषण है, और उसके आगे जो ये एकदम लगा हुआ है, एकदम मूर्ख है। तो एकदम क्या है बेटे? यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता, तो ये क्या है? प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। एकदम शब्द प्रविशेषण। सुष्मिता भोली भाली, भोली भाली शब्द विशेषण है, लेकिन आगे बड़ी भोली भाली है, तो यह विशेषण की भी विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण है। सुनसान विशेषण शब्द है, और उसके आगे बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल शब्द लगा दिया गया है, तो यह प्रविशेषण का कार्य यहाँ पर कर रहा है, बिल्कुल शब्द। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। आगे हम चलते हैं विशेषण के प्रकार पर। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से इनको जानेंगे। गुणवाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन नाम पर मत जाइए बेटा। ये मत समझिए कि गुणवाचक विशेषण है तो संज्ञा या सर्वनाम के सिर्फ गुण ही परोसेगा, इसमें गुण दोष भी आ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या कहेगी गुणवाचक विशेषण की? कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हम इनको कुछ उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर मैं उदाहरण लिख रही हूँ। यहाँ पर है अमन बड़ा दयालु है।
अमन बड़ा दयालु है। तो ये दयालु है, दयालु शब्द आया है यहाँ पर। दयालु किस चीज के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण। बेईमान नेता ने रुपए हड़प लिए। बेईमान नेता ने रुपए हड़प लिए। तो यहां पर देखिए ये दयालु आया है, दयालु गुणवाचक विशेषण। बेईमान, बेईमान भी गुणवाचक विशेषण। गुण दोष, मैंने बोला था ना कि दोष भी आ जाएंगे। गुणवाचक में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे ईमानदार है, सुशील है, सुंदर है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बेईमान में बड़ा सख्त है, क्रूर है, निर्दयी है, ये सब मतलब ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे है लंबी लड़की को बुलाओ। तो यहां पर उसका लंबी आ गया है, तो यहां पर क्या आ गया? आकार। लंबा, गोल, टेढ़ा मेढ़ा ये आकार में आ जाते हैं। ठीक है। रंग में आ जाते हैं, गोरा, सफेद, काला, पीला, चमकीला, सुनहरी रंग में आ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अवस्था, अवस्था के अंतर्गत क्या उदाहरण लिए जा सकते हैं? जैसे अमीर है, गरीब है, या फिर रोगी है, मरीज है, बीमार है, अस्वस्थ है, तो ये अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या का बोध होता है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का हमें पता चलता है। अब संख्या का भी मतलब, एक तो मतलब पूरी संख्या का पता चलता है हमें, बिल्कुल वाक्य से मतलब एकदम से समझ में आ जाता है कि इतनी संख्या है, यानी कि निश्चित। और एक हमें संख्या से मतलब उसकी निश्चित उसका बोध नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित। हमें पूरी संख्या का पता नहीं चलता है, जिसमें कुछ वाक्यों के माध्यम से हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तीसरी लड़की को पुरस्कार मिला। अब यहां पर तीसरी शब्द आया है। भूकंप में हजारों मकान गिर गए। भूकंप में हजारों मकान गिर गए। किसको हम रेखांकित करेंगे? हजारों, हजारों को रेखांकित किया। कक्षा में है जैसे दोनों खिड़कियां खोल दो, दोनों, खोल दो। किसको रेखांकित करें? दोनों को रेखांकित करेंगे। गली में पहला मकान मेरा है, तो वहां पर पहला। तो यहां पर तीसरी हजारों। अब देखो ये हजारों, यहां पर हजारों आया शब्द। भूकंप में हजारों मकान गिर गए। हजारों से मतलब निश्चित संख्या का नहीं बोध हो रहा है ना बेटा, कि निश्चित संख्या में नहीं पता चल रही है। हजारों यानी कि बहुत संख्या में मकान गिर गए, तबाह हो गए। लेकिन पहले वाक्य में तीसरी लड़की को पुरस्कार मिला है, वहां पर खड़ी हुई हैं जो तीसरी, उनमें तो निश्चित संख्या वहां पर। दोनों खिड़कियां, तो यहाँ पर निश्चित संख्या है। गली में पहला मेरा मकान है, पहला जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सारे संतरे गिनकर रख दो टोकरी में। अगर माँ ने हुक्म दिया है कि सारे संतरे उठाओ और टोकरी में रख दो, तो सारे ये निश्चित संख्या की ओर संकेत नहीं है, ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। तो हमने क्या जाना कि जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का पता चले, जब हम बिल्कुल मतलब ये विश्वास है, हमें विश्वसनीय है उस चीज के बारे में, तो वहां पर
कौन सा आ जाएगा उदाहरण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का आ जाएगा। और जब हमारे मन में संशय है, हमें पूरा इस बारे में ज्ञान नहीं है कि कितनी हो सकती हैं, संदेह है जब, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कौन से उदाहरण लिए जाते हैं बेटा? जिनको गिना जा सके वो उदाहरण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मतलब परिमाणवाचक जो तीसरा उदाहरण हमारा आएगा यहाँ पर प्रकार आएगा विशेषण का, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर। तो संख्यावाचक में संख्या गिन सकते हम उन चीजों को। तो आगे है नंबर 3, यहाँ पर मैं रफ करना चाहूंगी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? परिमाण, मापतोल। परिमाण से क्या पता चल रहा है? किसी चीज का मापतोल। जब किसी वस्तु को हम गिन नहीं सकते हैं तो उसका मापतोल करके उसका मतलब वो लगाया जा सकता है कि कितनी है, वो कितना माप है। तो इस प्रकार की कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो, ठीक है, अनाज है। तो इन चीज़ों को जिनको गिना ना जा सके, वो जिनको माप तोल जिनका किया जा सकता है, करते हैं हम, वो आते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसकी परिभाषा क्या बनाओगे परिमाणवाचक विशेषण की? कि वो वस्तुएं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनको जिनको नाप तोल कर जिनका ज्ञान लिया जाता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिनको नापा या तोला जाता है, माप तोल किया जाता है, जिन चीज़ों का, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित, मतलब जिसका हमें बिल्कुल पूरा ये है कि ये वस्तु इतनी है, जब हम विश्वसनीय है उस चीज के बारे में, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। और जिनके बारे में हमें संदेह होता है, हमें पूरा ज्ञान नहीं होता कि ये कितनी है, नापतोल में कितनी है, तो जब हम अंदाजा लगाते हैं तो वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनको उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। दाल में थोड़ा नमक डाल दो। किसको रेखांकित करें यहाँ पर? थोड़ा को। उसके बाद है ड्राइवर ने कार में, स्कूल बस के ड्राइवर ने लगा लीजिए, या पिताजी ने कार में 4 लीटर पेट्रोल डलवाया। 4 लीटर पेट्रोल डलवाया। मेरा विद्यालय घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर की दूरी पर। राम को अधिक खीर देना या ज्यादा खीर देना। राम को ज्यादा खीर देना, यानी कि राम को खीर पसंद है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ज्यादा खीर देना। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या कहती है बेटे? कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर और उससे संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। क्या इनमें खासियत है? कि ये संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं और उस संज्ञा शब्द की जो उनके पीछे हैं, उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं सर्वनाम शब्द, लेकिन संज्ञा शब्द से पहले लगने के कारण इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें इसके उदाहरण देखें। कोई आदमी बुला रहा है। कोई आदमी बुला रहा है। ये मेरी किताबें हैं। तो
तो यहाँ पर क्या है, ये कोई। कौन सी लड़की खीर बनाएगी या सब्जी बनाएगी? आज खीर खीर बन रही है अपने विशेषण में। कौन सी? तो यहां पर बेटा देखो सर्वनाम के विशेषण की बात हो रही है। यहां पर आदमी क्या है? आदमी है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द से पहले लग गया सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम नहीं है इस वक्त, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण बन गया है ये। और कोई मतलब कोई क्या है ये? वो है ना, कौन सा वो है यहाँ पर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द है और संज्ञा शब्द से पहले लगने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में, आदमी के बारे में बता रहा है ये, कोई आदमी। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये किताबें, यहाँ पर अगर ये होता ये मेरी किताबें हैं तब गड़बड़ हो जाती है। किताबें मेरी हैं। अगर ये होता ये मेरी किताबें, मैंने रफ कर दिया उसको कि, तब तो क्या होता? वो निश्चित संख्या पर क्या है? निश्चित सर्वनाम। और अब ये क्या है? ये किताबें। तो ये किताबों की विशेषता बता रही है, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के विशेषण है ये, ठीक है। और कौन सी लड़की खीर बनाएगी? तो कौन सी लड़की से पहले कौन सी, यानी कि सर्वनाम शब्द लगा हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर। तो हमने ये चारों इसके प्रकार के बारे में जाना। इसके बाद है हमारा विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? मतलब एक के बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, एक के बारे में ही बता रहे होते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम अपना कार्य समय पर करता है, राम महान है, यानी कि एक की प्रशंसा कर रहे होते हैं वहां पर। लेकिन जब हम 2 के बीच में तुलना करते हैं तो वहां पर उत्तरावस्था, राम श्याम की अपेक्षा लंबा है, तो यहाँ पर क्या है? उत्तरावस्था है। और जब हम उत्तमावस्था की बात कर रहे होते हैं, उत्तमावस्था में यानी कि सबसे अच्छा, पूरी कक्षा में राम अपनी कक्षा में अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर उत्तमावस्था। जैसे सुंदर मूलावस्था है और तर लगा देंगे पीछे, सुंदर तर, सुंदरतम, तर तम। तम किस चीज में लगता है? जो सबसे मतलब सर्वोत्तम है, उत्तमावस्था में है जो। तो ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो इनको आप इनका अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम जो पुस्तक का अभ्यास है वो करेंगे। धन्यवाद।